नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम 12 ऑफ दिसंबर 12 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और जैसे कि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए कोई भी सिंगल सेशन जो है आपका मिस ना हो। रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। मॉर्निंग में डेली जो है 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो आप क्लास को अटेंड करें, अपनी नोट्स बनाएं, अपना रिवीजन करें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न पे। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आप बताइए, यहाँ पे जो है 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ का जो अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन है, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, भारत। ठीक है, भारत जो है इस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो नई दिल्ली में जो है दोस्तों ये 27वें निवेश संवर्धन एजेंसियों के विश्व संघ के अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की जो है आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में, जिसकी मेजबानी दोस्तों कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ठीक है, तो भारत में कहाँ पे आयोजित हो रहा है, नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो भारत सरकार की जो राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी तथा निवेश संवर्धन एजेंसी विश्व संघ नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इस सम्मेलन में जो है इस सम्मेलन की अगर विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो ये उद्योग संवर्धन और साथ ही साथ आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत यह जो है सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन होगा। अगर बात करें इस सम्मेलन में, देखिए बहुत सारे मुख्य अतिथि लोग आएंगे, जिसमें से जो अतिथि यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मामले और साथ ही साथ खाद्य और जन वितरण और कपड़ा मंत्री, जिनका नाम है पीयूष गोयल। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है वो 13 दिसंबर को यानी कि कल जो है इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ठीक है, भाषण देंगे और डिकेड ऑफ द एक्शन में व्यापार और निवेश पर जो है भूमिका पर अपने जो है मुख्य भाषण को वो देंगे। साथ ही साथ जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर यानी कि EIC जो है का भी शुभारंभ करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन है दोस्तों, इसका जो आयोजन है ये पहली बार जो है भारत में किया जा रहा है। भारत में भी कहा दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, और ये 27वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा 27वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, इस वर्ष जो है भारत कर रहा है। कौन सा संस्करण है, 27वां संस्करण है। ठीक है, 27वां निवेश संवर्धन एजेंसियों का ये विश्व संघ का अंतरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस देश की टीम ने एडमिरल कप 2023 पर कब्जा किया है। तो एडमिरल कप 2023 की कौन सी विजेता टीम रही है, किस देश की जो है टीम विजेता रही है एडमिरल कप 2023 की। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। और दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इटली, और भारत जो थी दोस्तों उप विजेता थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडमिरल कप, ठीक है, सेलिंग रिगाटा के 12वें संस्करण का जो है समापन कहाँ पे हुआ है दोस्तों, एझीमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के एटिकुलम बीच पर एक शानदार अभिनंदन समारोह के साथ जो है पूरा हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एटिकुलम जो बीच है वहां पे जो है ये भारतीय नौसेना एकेडमी है, वहां पे जो है एडमिरल कप का आयोजन हुआ, जिसका समापन हुआ है। और समापन में देखा जाए जो मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो और मिडशिपमैन क्रिएटी कार्लो लियोनार्डो के नेतृत्व में जो टीम थी दोस्तों, जो इटली की टीम थी, उसने एडमिरल कप को जो है वो विजेता रही है। तो किसके नेतृत्व में इटली टीम ने जो है
इस एडमिरल कप को जीता है? तो ये ध्यान रखिएगा, क्रिएटी कार्लो, लियोनार्डो, और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एवलोन एंटोनियो ने, ठीक है। और अगर हम बात करें उप विजेता कौन था, यानी कि इटली की टीम ने किसको हरा करके इस कप को जीता है, एडमिरल कप को, तो ध्यान रखिएगा भारतीय टीम को। तो भारतीय टीम जो थी इस प्रतियोगिता की उप विजेता रही है। अगर हम बात करें भारतीय टीम से किसने किसने अच्छा प्रदर्शन किया है, किसने जो है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है, तो मिडशिपमैन पीपीके रेड्डी और कैडेट जीवाई रेड्डी के प्रतिनिधित्व में जो टीम इंडिया है उसने शानदार जो है प्रदर्शन किया है। ब्रिटेन टीम की जो कमान है दोस्तों वो किसने संभाली है, तो ब्रिटिश नौसेना के जो अधिकारी हैं कैडेट लूसी बेल और मिडशिपमैन जो है आरोन मिडलटन ने जो है संभाली है। और जर्मनी का जो नेतृत्व संभाला दोस्तों वो कैडेट बैकमैन कार्ल और कैडेट हिंज एंटोन ने जो है इस टीम की जो है कमान संभाली। किस टीम की, ब्रिटेन की टीम की, ठीक है। और इन दोनों ही टीमों की बात करें दोस्तों, किनकी, यहाँ पे जर्मनी टीम का और यहाँ पे ब्रिटेन टीम का, इन दोनों जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन सी टीम थी दोस्तों, इटली थी, माफ करिएगा इटली थी। और दूसरी टीम की बात करें दोस्तों तो वो कौन थी दोस्तों, भारत की टीम थी। और तीसरे स्थान पे दो टीमें थी, एक तो ब्रिटेन की टीम है और दूसरी जर्मनी की टीम है। रूस की बात करें दोस्तों तो रूस के जो सीमैन ग्रुनोव पेट्रे हैं उन्होंने पुरुष वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में जो है पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद इटली के जो मिडशिपमैन एवलोन एंटोनियो है इन्होंने जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्थान, और भारत के जो मिडशिपमैन है पीपीके रेड्डी इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया दोस्तों, किसमें, जो व्यक्तिगत स्पर्धा में, ठीक है, पुरुष वर्ग की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एडमिरल कप 2023 को किससे जीता है, तो इटली की टीम ने जीता है, भारत जो है उपविजेता रही है, ठीक है। चूंकि हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये जो एथलीट है दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम पत्रिका के लिए जो एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया दोस्तों, किसे किया गया, तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल है खिलाड़ी है जिनका नाम है लियोनेल मेसी, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना फुटबॉल के जो है खिलाड़ी हैं और इनको जो है जो टाइम पत्रिका, जो टाइम मैगजीन है दोस्तों, उसमें एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ये जो प्रतिष्ठित सम्मान है दोस्तों वो लियो मेसी के जो ऐतिहासिक 8वीं बैलन डी ओर की जीत के बाद आता है। इन्होंने जो 8वीं बार बैलन डी ओर को जीता था उसके बाद जो है इन्हें टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जिसने देखा जाए सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को क्या किया, मजबूत किया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है तो लियोन मेसी जो है किस देश की टीम से संबंधित है, किस फुटबॉल टीम से संबंधित है, तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि रैंक से रिलेटेड है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस पायदान पर है। तो अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी किया गया है, जिसे भारत किस स्थान पे आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, 5वां है, 7वां है, 8वां या फिर 10वें है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 7वें स्थान पे, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। तो दोस्तों हाल ही में अभी जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जारी किया गया और इस वर्ष यानी कि 2023 की रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है छलांग लगा करके यानी कि 9वें स्थान से जो है छलांग लगा करके कौन से स्थान पे पहुंच गया, 7वें स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। भारत की बात करें दोस्तों तो अब भी जो है जलवायु परिवर्तन की दिशा में जितने भी प्रयासरत देश हैं जो जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं उस सूची में भारत का प्रयास बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत लगातार जो है जलवायु परिवर्तन की दिशा में अच्छा कार्य करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये रैंक बता रही है। दुबई में देखा जाए दोस्तों हाल ही में जो वैश्विक जलवायु सम्मेलन हुआ है उसमें ये रिपोर्ट जारी किया है। और भारत की बात करें दोस्तों तो लगातार जो भारत जो है 5 वर्षों से शीर्ष 10 देशों में अपने स्थान को बनाए हुए हैं, ठीक है। इस वर्ष जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो कार्बन उत्सर्जन के आधार पर देखिए ये रैंकिंग जारी किया जाता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में, ठीक है, कितने देशों का आकलन किया गया है, तो 63 देशों और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ को मिला करके, ठीक है, इनके जो है कार्बन उत्सर्जन कम करने के आधार पर जो है इस जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी किया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें यही वो देश है दोस्तों, ये 63 देश और यूरोपीय संघ यही वो देश है जो विश्व में जो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसमें ये 90% के भागीदार हैं। तो इन्हीं देशों के जो है रैंकिंग के आधार पे ये देखा गया है। चीन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे काफी बुरी स्थिति है चीन की, क्योंकि चीन जो है वो 51वें स्थान पे, भारत की स्थिति भी बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे अमेरिका की भी स्थिति काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो देखा जाए तो
यहाँ पे 57वें स्थान पे है और इन देशों में बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। अच्छा, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों जलवायु कार्रवाई के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है? तो डेनमार्क के दोस्तों 75.59 जो है एक उल्लेखनीय स्कोर के साथ शीर्ष स्थान बनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस रैंकिंग की बात करें दोस्तों तो देखिए डेनमार्क भी जो है पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे तो कोई भी देश नहीं है। ठीक है, डेनमार्क भी जो शीर्ष स्थान पे है, लेकिन क्या है उसका स्थान जो है चौथा स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए एस्टोनिया जो है वो है जिसका जो है कितना स्कोर हासिल किया 72.07। फिर फिलीपींस की बात करें दोस्तों जिसने 70.70 स्कोर के साथ जो है दूसरी और तीसरी रैंक जो है वो हासिल किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करें दोस्तों, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है NSSO, ठीक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसने अभी हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण किया है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है देश का उसको जो है उसने सर्वेक्षण किया। और ये जो रेट है दोस्तों वो देखिए 2023 के जुलाई से लेकर के सितंबर जो तिमाही यानी कि 3 महीने के दौरान जो है देश की जो श्रम बल सर्वेक्षण था, यानी कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग बेरोजगार रहे, इसका डेटा जो है जारी किया है किसने? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने। और इसने ये देखा इस दौरान जो जुलाई से लेकर के सितंबर तिमाही के बीच में जो शहरी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल नहीं किया गया, शहरी क्षेत्रों में जो 15 से लेकर के 29 वर्ष तक के जो लोग हैं उन पे जो है बेरोजगारी दर के संबंध में एक आंकड़ा जो है जारी किया गया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। अध्ययन में ये पाया गया कि जो 22 राज्यों को, ठीक है, इस अध्ययन में कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो 22 राज्यों को शामिल किया गया। और इसी अध्ययन में ये जो है जिसमें इन जो 22 राज्यों के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो बेरोजगारों में उल्लेखनीय भिन्नता का पता चलता है। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर देखी गई है वो हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में 33.9% जो है उच्चतम, जो है समग्र पूरी मतलब हर क्षेत्र के हिसाब से बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखी गई है, जिसमें जो तिमाही यानी कि जुलाई से लेकर के जो सितंबर तक के बीच का जो समय दिया है उसमें शहरी क्षेत्रों में 15 से लेकर के 29 आयु वर्ग के लोगों में जो है महत्वपूर्ण बेरोजगारी चुनौती वाला राज्य बना है। दूसरे स्थान पे दोस्तों राजस्थान है 30.2% के साथ साथ। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक और डेटा सामने आया है, यहाँ पे गंभीर जो है लिंग विभाजन भी देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि महिलाओं में देखा जाए काफी अधिक बेरोजगारी दर है। कितना है दोस्तों? 49.2%। वहीं यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बेरोजगारी दर कम देखने को मिला है। कितना परसेंट है? तो 25.3% हमें बेरोजगारी दर देखने को मिल रही है। तो लिंग विभाजन के भी आधार पे हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है पुरुषों और महिलाओं के, ठीक है, तुलना में यहाँ पे हम देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर देखने को मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज हुई है? तो 115 मिलियन वर्ष पुराने जो है शार्क जीवाश्म की खोज हुई है, किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने देख रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। और इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में भी दोस्तों कहां पे? तो जैसलमेर जिले। तो वहां पे जो शोधकर्ताओं की एक टीम थी दोस्तों, उसने राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां भारत के जो है पहले अर्ली क्रिटेशियस शार्क जीवाश्म का पता लगाया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, ये जो हिस्टोरिकल बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ था फर्स्ट अर्ली क्रिटेशियस शार्क फ्रॉम इंडिया शीर्षक से एक शोध पत्र जो है वो जारी किया गया और इसमें विस्तृत जो है निष्कर्ष निकाला गया। देश के जीवाश्म इतिहास में जो बात करें तो ये पहला अज्ञात अध्ययन पर जो है प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रारंभिक क्रिटेशियस काल की बात करें तो लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले शार्क के लिए एक परिवर्तनकारी युग था जिसमें नई प्रजातियों का उद्भव हुआ था और पुरानी प्रजातियां दोस्तों क्या हुई थी? लुप्त होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसे? अर्ली जो है क्रिटेशियस काल की। ठीक है, ये जो प्रारंभिक क्रिटेशियस काल था इसमें क्या होता, जितनी भी पुरानी जो है प्रजातियां थी वो लुप्त होने लगी थी और नई प्रजातियां जो है उनका उद्भव हुआ था। इसी में शार्क भी जो है इसी परिवर्तनकारी युग में हमें देखने को मिलता है। जैसलमेर का कनोई गांव है दोस्तों, कनोई गांव के आस जो है पास हाबुड़ संरचना के पास जो है यहाँ पे पृथक दांतों पर आधारित साक्ष्य मिले हैं। पृथक दांतों पर आधारित साक्ष्य लगभग 5 हमें, ठीक है,
शार्क प्रजातियां जो है देखने को मिलती है इसमें देखा जाए तो। ये जो 5 लेम्निफॉर्म जेनेरा कौन कौन से दोस्तों, क्रेटा लेम्ना, ठीक है, डॉर्डियस, लेप्टोस्टेरिक्स, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सेक्वेलिडो रेक्स है, और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इयोस्टोरोटोल्मिया की जो है उपस्थिति स्पष्ट करते हैं। और ये सभी जो है दांतदार दांतों वाली बड़ी शिकारी शार्क की प्रजातियां हैं जो क्रिटेशियस काल के दौरान जो है यहाँ पाई जाती। कहाँ दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर वाले क्षेत्र में, जहां पे जो है 115 वर्ष पुराना जो है मिलियन वर्ष पुराना शार्क का जीवाश्म मिला है। तो कहाँ पे दोस्तों 115 मिलियन ईयर जो है शार्क फोसिल मिला है, जैसलमेर जिला राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया गया है। तो ये जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन जो है ग्राम मानचित्र, इसको लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा, ये किया गया दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय की बात करें दोस्तों तो इसके द्वारा जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को जो है लॉन्च किया गया। पंचायती राज मंत्रालय जो है यह भौगोलिक सूचना प्रणाली जो है ये ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत जो है दोस्तों, ठीक है, जो प्रणाली है ग्राम मानचित्र, ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया। जितनी भी स्थानीय योजना सरकार के द्वारा जो स्थानीय स्तर की योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया गया है। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जो ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन है, इसमें देखा जाए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में ग्राम पंचायतों को क्या होगा दोस्तों, सुविधा प्रदान होगा, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है ये किन किन चीजों का जो है सूचना जानकारी प्रदान करेगा, तो ये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई माध्यम आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों के बारे में जानकारी का भंडार जो है प्रदान करेगा, ठीक है। कौन दोस्तों, ये ग्राम मानचित्र जो है वो। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन है ग्राम मानचित्र, उसको लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। तो अभी हाल ही में किस कंपनी को जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, उसके कार्यों को किस क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सशक्त बनाने के लिए। तो ये किया गया दोस्तों अमेजन इंडिया, ठीक है, अमेजन इंडिया को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अमेजन इंडिया को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस के दिन, ठीक है, विकलांग दिवस के दिन जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है, उस दिन विज्ञान भवन में, ठीक है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान व्यक्तियों को जो सशक्त बनाने का कार्य किया, जो उल्लेखनीय योगदान दिया है दोस्तों अमेजन इंडिया ने, उसके लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी ने दोस्तों एक व्यापक रणनीति लागू की जिसमें इसके संचालन, उत्पादों और सेवाओं तक समावेशन के विभिन्न पहलों को शामिल किया गया। अमेजन इंडिया द्वारा की गई जो है प्रमुख पहलों में से एक है विकलांग व्यक्तियों के ऑन साइट प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि, ठीक है। यह सम्मान जो है एक विविध और न्याय संगत कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया की अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर जो है मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो है विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है अमेजन इंडिया को क्या दिया है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। और अमेजन इंडिया का कंट्री हेड कौन है दोस्तों, अमित अग्रवाल है, ठीक है, अमित अग्रवाल जो है अमेजन इंडिया के कंट्री हेड है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में किस IIT संस्था ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो है जीता है। तो हाल ही में किस IIT संस्था को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया COP28 में। जल्दी से आंसर करें दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है IIT मंडी ने, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है दोस्तों मंडी, यानी कि IIT मंडी को संयुक्त अरब अमीरात में, जैसा कि आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात में जो है COP28 का आयोजन किया जा रहा, और COP28 में जो है ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, IIT मंडी को। ये जो पुरस्कार है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा रखने वाली गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है ग्रीन मेंटर्स, उसके द्वारा जो है इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार, ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार। अच्छा, ये पुरस्कार क्यों दिया गया है,
तो जिस तरीके से जो आईआईटी मंडी है दोस्तों, यानी कि जो संस्था है, उसने जो है यह मान्यता टिकाऊ प्रथाओं के प्रति जो उसकी व्यापक प्रतिबद्धता और साथ ही साथ जो पर्यावरण जो पहल है उसके प्रति जो उसका समग्र दृष्टिकोण है, यानी कि पर्यावरण के प्रति जो उसने भी कार्य किया, उन कार्यों को सम्मानित करने के लिए यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार, ठीक है, किसे किया गया है? आईआईटी मंडी को। और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिवस से रिलेटेड है कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो भ्रष्टाचार के प्रति यानी कि करप्शन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल जो है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य क्या है, तो लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जो है जागरूक करना जो है इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। ये जो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के प्रयासों की शुरुआत से जो है करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने ये दिवस देखा कि 9 दिसंबर को, ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है जो है मनाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगले दिन यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ध्यान रखिएगा, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये दिवस जो है यह लोगों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस जो है मनाया जाता है। यह दिवस जो है 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा है उसको अपनाने के वर्षगांठ के रूप में यह मनाया जाता है। और इस साल इस दिवस की थीम क्या है, यानी कि मानवाधिकार दिवस का विषय क्या है? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जो है इस दिवस की थीम है। ये जो मानवाधिकार दिवस की जो है औपचारिक स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये 1950 में जो किया गया था, एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक संकल्प जो अपनाया गया था। वो संकल्प क्या है दोस्तों? 423 ठीक है, वी जो है ये संकल्प था। इस संकल्प में सभी देशों और इच्छुक संगठनों ने 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने का आह्वान किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 11 दिसंबर की बात करें तो यूनिसेफ डे जो है मनाया जाता है, ठीक है, 11 दिसंबर को दोस्तों यूनिसेफ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मानवीय सहायता प्रदान करके दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनको क्या करना? उनकी जान बचाना, उनको शिक्षा भी प्रदान करना। ये जो संगठन है ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों, उन्हें बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। जहां बात करें दोस्तों यूनिसेफ के लिए जो फंड की जो शुरुआत की गई थी ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हुआ था, यानी कि 1944 के बाद हुआ था। और ये जो संगठन एक अस्थायी संगठन 1953 में बना था। इस संगठन की जो स्थापना की गई थी वो 1946 में किया गया था। ये संगठन देखिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और इस संगठन में लगभग 190 देश से अधिक जो है देश इसमें कार्य करते हैं। अब आप मुझे बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें। और वर्तमान में जो यूनिसेफ के चीफ कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और इस दौरान मैंने जो प्रश्न पूछा उम्मीद है उसका आंसर करेंगे आप। और यहाँ पे दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस राज्य के जो है लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय की जो लाकाडोंग हल्दी है, ठीक है, लाकाडोंग हल्दी है उसको भौगोलिक संकेतक टैग से जो है सम्मानित किया गया है। लाकाडोंग हल्दी के साथ साथ कुछ अन्य जो है वस्तुओं को भी जीआई टैग मिला है, जैसे कि यहाँ पे गारो डाक मंडा है, ठीक है, जो कि पारंपरिक पोशाक है, ठीक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन है, इसे में गारू चुबची है जिसको मादक पेय पदार्थ है, ठीक है, उसको भी जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान करने से दोस्तों क्या फायदा होगा? तो जो किसान है दोस्तों उनको जो है विपणन यानी कि मार्केटिंग करने में मदद मिलेगा और ग्राहकों को जो है प्रामाणिक उत्पाद तक पहुंच भी प्रदान होगी, ठीक है।
अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें लाकाडोंग हल्दी की, तो ये जो है जैसा कि आपको पता है मेघालय में जो है हिल्स पाए जाते हैं, गारो खासी जयंतिया। तो जो ये हिल्स है जयंतिया हिल्स, वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है लाकाडोंग क्षेत्र, जिसके नाम पर इस हल्दी का नाम पड़ा है लाकाडोंग हल्दी। वहां पे जो है इस हल्दी को उगाया जाता है। और इस हल्दी में किसकी मात्रा अधिक होती है दोस्तों? तो यहाँ पे करक्यूमिन की जो है मात्रा बहुत अधिक होती है। लाकाडोंग हल्दी की बात करें दोस्तों तो ये दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी किस्मों में से एक मानी जाती है। और इसमें करक्यूमिन की जो है मात्रा लगभग 6 से लेकर के 6.8 से लेकर के 7.5% होता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि करक्यूमिन क्या है दोस्तों? तो एक चमकीला पीला रसायन होता है जो कि करकुमा लौंगा प्रजाति के पौधों से ये उत्पादित होता है। यह हल्दी का प्रमुख जो है करक्यूमिनॉइड्स है, जो कि अदरक फैमिली चिकेजिंगबेरासी का एक प्रमुख सदस्य है। इसका अगर इस हल्दी की बात करें लाकाडोंग हल्दी की, तो ये गहरे रंग का होता है और इसे उर्वरकों के उपयोग के बिना जो है जैविक रूप से उगाया जाता है। तो इसको उगाने के लिए किसी भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना ही ये जैविक रूप में उग जाता है दोस्तों लाकाडोंग हल्दी। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, औषधि के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लाकाडोंग हल्दी जो है मेघालय की हल्दी है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया। करेक्ट आंसर इज ए। तो हाल ही में दोस्तों टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया वो भारतीय सेना और आसियान बल के मध्य किया गया। और इसका जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली के, ठीक है, यहाँ पे मानके शाह सेंटर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास जो है भारतीय सेना और आसियान महिला अधिकारियों के बीच में इस अभ्यास का जो है टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा इस टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया था। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, क्योंकि बेसिकली ये, ठीक है, आसियान महिलाओं के बीच में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पे देखिए शांति अभियानों में जो महिला सैन्य कर्मी है उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना, यानी कि जो शांति अभियान चलाया जाता है उसमें महिला जो सैन्य कर्मी है उनकी क्षमता वृद्धि हो, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। टेबल टॉप अभ्यास जो है एक प्रकार का क्या है, आपदा तैयारी गतिविधि है जिसमें प्रतिभागियों की एक अनुरूपित आपदा परिदृश्य से निपटने के लिए उन्हें जो है प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि आपदा के दौरान किस तरीके से जो है ये जो प्रतिभागी यानी कि ये जो सैन्य कर्मी हैं वो किस तरीके से इन आपदा में लोगों को बचा सके, आपदा से जो है लोगों को बाहर निकाल सके, इसके लिए जो है एक तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो अभ्यास है दोस्तों वे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के हिस्से के रूप में जो है किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेबल टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो आयोजन किया गया है ये भारतीय सेना और आसियान सेना के बीच में किया गया है, नई दिल्ली के मानेकशा, ठीक है, सेंटर में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा पहला फैक्ट है कि 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है। किसने जीता है? अभिनव चौधरी ने जीता है। आर्ट रिव्यू की पावर 100 सूची में कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया गया। किसे किया गया? बोस कृष्णमाचारी को। हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को चुना गया। अपना पहला उपन्यास जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया गया। किसे किया गया? उमा कुरैशी को किया गया। जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया। किसे किया गया? तो क्रिकेटर सुरेश रैना को किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है तो रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।